साल 2024 दुनिया का सबसे बड़ा क्रूज शिप पहली बार समुद्र में उतरा। इसका नाम है आइकन ऑफ द सीज। पहली नजर में यह किसी जहाज से ज्यादा एक तैरते हुए शहर जैसा दिखाई देता है। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां लगभग 10,000 लोग एक साथ रहते हैं। कोई सुबह स्विमिंग पूल में तैर रहा है, कोई थिएटर में शो देख रहा है, कोई रेस्टोरेंट में खाना खा रहा है और कोई अपनी बालकनी से समुद्र का नजारा देख रहा है। लेकिन इस कहानी का सबसे हैरान करने वाला हिस्सा ऊपर दिखाई देने वाली चमक दमक नहीं है। असल रहस्य इस जहाज के सबसे निचले हिस्से में छिपा है। यह जहाज कई दिनों तक समुद्र के बीचों बीच रहता है, जहां आसपास सैकड़ों किलोमीटर तक कोई शहर, कोई बंदरगाह और कोई मदद मौजूद नहीं होती। ऐसे में सवाल उठता है, कितने लोगों के लिए रोज लाखों लीटर पीने का पानी कहां से आता है? हजारों लोगों के लिए खाना कैसे तैयार होता है? हर दिन निकलने वाला टनों कचरा कहां जाता है? और इतना विशाल जहाज बिना पलटे समुद्र की ऊंची लहरों पर कैसे स्थिर रहता है? इन सभी सवालों के जवाब छिपे हैं उस अदृश्य दुनिया में, जहां करीब 2,500 क्रू मेंबर्स दिन रात काम करते हैं। यही लोग इस तैरते हुए शहर को बिना रुके चलाते हैं। आज हम जानेंगे कि दुनिया का सबसे बड़ा क्रूज शिप अंदर से कैसे काम करता है और आखिर इंजीनियर्स ने एक पूरी आधुनिक सिटी को सिर्फ एक स्टील के ढांचे के अंदर कैसे समेट दिया। सबसे पहले इस जहाज के आकार को समझते हैं। आइकन ऑफ द सीज को फिनलैंड के मेयर्स तुर्कू शिपयार्ड में बनाया गया और जनवरी 2024 में इसने अपनी पहली कमर्शियल यात्रा शुरू की। इसकी लंबाई लगभग 365 मीटर है, यानी अगर इसे सीधा खड़ा कर दिया जाए तो यह लगभग 330 मीटर ऊंचे एफिल टावर से भी लंबा दिखाई देगा। इसकी अधिकतम चौड़ाई लगभग 67 मीटर है, जबकि इसका ग्रॉस टनेज लगभग 2,48,000 टन है। अगर इसकी तुलना टाइटैनिक से करें तो अंतर और भी चौंकाने वाला है। टाइटैनिक का वजन लगभग 46,000 टन था, जबकि आइकन ऑफ द सीज उससे लगभग 5 गुना बड़ा है। इस जहाज में कुल 20 डेक हैं, जिनमें से 18 डेक यात्रियों के लिए खुले रहते हैं। यहाँ 7 बड़े स्विमिंग पूल्स, कई वाटर स्लाइड्स, दर्जनों रेस्टोरेंट्स, थिएटर, कैसीनो, आइस अरीना, शॉपिंग एरिया और हजारों असली पौधों वाला सेंट्रल पार्क भी मौजूद है। यानी यह सिर्फ एक शिप नहीं, बल्कि एक चलता फिरता मॉडर्न सिटी जैसा है। लेकिन किसी भी शहर को चलाने के लिए सबसे जरूरी चीज होती है ऊर्जा। यहीं से इस जहाज की असली इंजीनियरिंग शुरू होती है। जहाज के सबसे निचले हिस्से में एक विशाल इंजन रूम बना है। यह किसी फैक्ट्री से कम नहीं दिखता। यहाँ 6 बड़े ड्यूल फ्यूल मरीन इंजन्स लगे हैं, जिन्हें फिनलैंड की वर्तसिला कंपनी ने बनाया है। ये सभी मिलकर लगभग 89 मेगावाट बिजली पैदा करते हैं। इतनी शक्ति लगभग 1,20,000 हॉर्स पावर के बराबर होती है। पहले ज्यादातर क्रूज शिप्स बहुत ज्यादा फ्यूल ऑयल का इस्तेमाल करते थे। इससे काला धुआं निकलता था और प्रदूषण भी बहुत ज्यादा होता था। लेकिन आइकन ऑफ द सीज इस मामले में पहले के जहाजों से अलग है। यह मुख्य रूप से लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी LNG पर चलता है। इस गैस को लगभग -162 डिग्री सेल्सियस तापमान पर तरल रूप में रखा जाता है। इसके लिए जहाज में विशेष क्रायोजेनिक टैंक्स लगाए गए हैं, जिनका वजन सैकड़ों टन होता है। LNG के इस्तेमाल से सल्फर और सूट जैसी हानिकारक गैसों का उत्सर्जन लगभग खत्म हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस भी पारंपरिक हैवी फ्यूल ऑयल की तुलना में काफी कम हो जाते हैं। हालांकि पूरी तरह खत्म नहीं होते, लेकिन केवल फ्यूल बदल देना ही काफी नहीं था। इंजीनियर्स ने सोचा कि जब इंजन लगातार हीट पैदा कर रहे हैं तो उसे बेकार क्यों जाने दिया जाए। यहीं से शुरू होती है इस जहाज की सबसे दिलचस्प तकनीक। इंजन से निकलने वाली अतिरिक्त गर्मी को एक विशेष हीट रिकवरी सिस्टम के जरिए इकट्ठा किया जाता है। फिर उसी गर्मी का इस्तेमाल जहाज के अंदर कई अलग अलग कामों में किया जाता है। इसी ऊर्जा से सभी स्विमिंग पूल्स का पानी गर्म रखा जाता है। केबिन्स और दूसरे इंडोर एरियाज में हीटिंग दी जाती है और कई दूसरे सिस्टम भी बिना अतिरिक्त फ्यूल जलाए चलते रहते हैं। यानी जो हीट पहले बेकार चली जाती थी, अब वही जहाज के लिए एक अतिरिक्त एनर्जी सोर्स बन जाती है। इतना ही नहीं, आइकन ऑफ द सीज को भविष्य में हाइड्रोजन फ्यूल सेल जैसी नई तकनीकों के उपयोग के लिए तैयार किया गया है। हालांकि इसकी मुख्य ऊर्जा आज भी LNG से चलने वाली 6 ड्यूल फ्यूल इंजन से ही आती है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी का उद्देश्य भविष्य में समुद्री परिवहन को और अधिक क्लीन और एफिशिएंट बनाना है। लेकिन इतनी बिजली आखिर खर्च कहाँ होती है? सिर्फ इंजन ही नहीं, बल्कि हजारों एयर कंडीशनर्स, सैकड़ों एलिवेटर्स, विशाल LED स्क्रीन्स, थिएटर लाइटनिंग, किचन्स, रेफ्रिजरेशन सिस्टम्स और हजारों कमरों में चलने वाले इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हर समय बिजली की मांग करते रहते हैं। अगर मेन पावर सिस्टम अचानक बंद हो जाए
तो क्या होगा। ऐसी स्थिति के लिए जहाज में कई बैकअप जनरेटर्स लगाए गए हैं। जैसे ही मुख्य बिजली सप्लाई रुकती है, ये जनरेटर कुछ ही सेकंड में अपने आप चालू हो जाते हैं और सभी जरूरी सिस्टम्स को बिजली देना शुरू कर देते हैं। यानी यात्रियों को अक्सर ये महसूस भी नहीं होता कि जहाज के अंदर कोई तकनीकी समस्या आई थी। लेकिन अब एक और सवाल सामने आता है, इतना ऊंचा और भारी जहाज समुद्र की तेज लहरों में पलटता क्यों नहीं। ऊपर से देखने पर ऐसा लगता है कि इसका ज्यादातर वजन ऊपरी हिस्से में है, इसलिए इसे थोड़ा सा झटका भी असंतुलित कर सकता है। लेकिन असलियत बिल्कुल अलग है। जहाज के सबसे भारी हिस्से जैसे इंजन, एलएनजी टैंक्स, जनरेटर्स, वाटर स्टोरेज टैंक्स और डिसैलिनेशन प्लांट सभी वाटर लाइन के नीचे लगाए जाते हैं। यानी जहाज का सेंटर ऑफ ग्रेविटी बहुत नीचे रखा जाता है। यही कारण है कि तेज लहरें आने के बावजूद यह आसानी से संतुलन बनाए रखता है। इसके अलावा जहाज का आगे वाला हिस्सा यानी बो विशेष एरोडायनामिक और हाइड्रोडायनामिक डिजाइन के साथ बनाया गया है। यह लहरों को सीधे टक्कर देने के बजाय उन्हें काटते हुए आगे बढ़ता है। इससे फ्यूल की बचत भी होती है और यात्रियों को झटके भी कम महसूस होते हैं। लेकिन केवल यही काफी नहीं है। समुद्र में कई बार तेज क्रॉस विंड चलती है। इतनी बड़ी संरचना पर हवा का दबाव बहुत ज्यादा पड़ता है। अगर इसे नियंत्रित ना किया जाए तो जहाज एक तरफ झुक सकता है। इस समस्या का समाधान करने के लिए जहाज के दोनों तरफ वाटर लाइन के नीचे बड़े रिट्रैक्टेबल स्टेबलाइजर फिन्स लगाए गए हैं। ये बिल्कुल एयरप्लेन के विंग्स की तरह काम करते हैं। जहाज में लगी सेंसर्स और जायरोस्कोप्स हर सेकंड उसकी हलचल को मापते रहते हैं। जैसे ही कोई बड़ी लहर जहाज को एक तरफ झुकाने की कोशिश करती है, कंप्यूटर तुरंत इन स्टेबलाइजर फिन्स का एंगल बदल देता है। इससे पानी के अंदर एक विपरीत फोर्स पैदा होती है जो जहाज को वापस संतुलित कर देती है। इसी वजह से ऊंची लहरों के बीच भी ऊपर बैठे यात्री आराम से खाना खाते हैं, शो देखते हैं और कई बार उन्हें यह एहसास तक नहीं होता कि बाहर समुद्र कितना उग्र है। लेकिन जहाज की सबसे बड़ी चुनौती अभी बाकी है। समुद्र के बीच 7 दिनों तक रहने वाले लगभग 10,000 लोगों के लिए रोज लाखों लीटर मीठा पानी कहां से आता है। यही वह तकनीक है जिसने इस तैरते हुए शहर को पूरी तरह आत्मनिर्भर बना दिया। करीब 10,000 लोगों के लिए रोज लाखों लीटर पानी की जरूरत पड़ती है। अगर इतना पानी पहले से टैंकों में भर कर ले जाया जाए तो उसका वजन ही जहाज की क्षमता पर भारी पड़ जाएगा। इसलिए आइकन ऑफ द सीज अपने सफर के दौरान अपनी जरूरत का अधिकांश मीठा पानी खुद तैयार करता है। जहाज के निचले हिस्से में अत्याधुनिक डिसैलिनेशन प्लांट लगाया गया है। यह सिस्टम लगातार समुद्र का खारा पानी अंदर खींचता है, फिर रिवर्स ऑस्मोसिस तकनीक की मदद से इस पानी को बहुत अधिक दबाव पर विशेष मेम्ब्रेन से गुजार जाता है। ये मेम्ब्रेन्स नमक, बैक्टीरिया और दूसरी अशुद्धियों को रोक देती हैं, जबकि साफ पानी आगे निकल जाता है। इसके बाद पानी कई क्वालिटी टेस्ट से गुजरता है, तभी उसे पीने, खाना बनाने, नहाने और बाकी सभी कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कई विशेषज्ञों के अनुसार इस तरह तैयार किया गया पानी कई शहरों के नल के पानी से भी अधिक शुद्ध होता है। लेकिन पानी बनाना ही काफी नहीं है। हर दिन हजारों लोगों के लिए भोजन तैयार करना भी किसी छोटे शहर को चलाने जैसा काम है। सिर्फ एक सप्ताह की यात्रा में कई टन चिकन, बीफ, फल, सब्जियां, डेयरी प्रोडक्ट और हजारों अंडों की खपत हो जाती है। यही कारण है कि जहाज के निचले हिस्से में विशाल कोल्ड स्टोरेज और फूड वेयर हाउसेस बनाए गए हैं, जहां अलग अलग तापमान पर खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखा जाता है। दिलचस्प बात यह है कि यात्रियों को दिखाई देने वाले रेस्टोरेंट असली किचन नहीं होते। मुख्य किचन्स जहाज के अंदरूनी हिस्से में स्थित होती हैं। यहीं पर एक साथ हजारों लोगों का खाना तैयार किया जाता है। फिर सर्विस एलिवेटर्स और विशेष कॉरिडोर्स के माध्यम से भोजन कुछ ही मिनटों में अलग अलग रेस्टोरेंट्स तक पहुंचा दिया जाता है। यात्रियों को ऐसा लगता है कि हर रेस्टोरेंट का अपना किचन है, जबकि वास्तव में पूरा सिस्टम एक विशाल नेटवर्क की तरह काम करता है। अब सवाल आता है, कितने लोगों के खाने के बाद निकलने वाले कचरे का क्या होता है। पहले के समय में कई क्रूज शिप्स पर समुद्र में कचरा फेंकने के आरोप लगते थे, लेकिन आज अंतर्राष्ट्रीय नियम बेहद सख्त हो चुके हैं। आइकन ऑफ द सीज पर लगभग हर प्रकार के कचरे को अलग अलग श्रेणियों में बांटा जाता है। ग्लास, प्लास्टिक, मेटल, पेपर और दूसरे रिसाइक्लेबल मटेरियल्स को अलग किया जाता है। फिर उन्हें कंप्रेस करके बंदरगाह पहुंचने पर रिसाइकलिंग के लिए भेज दिया जाता है। सबसे बड़ी चुनौती होती है फूड वेस्ट। बुफे रेस्टोरेंट्स में हमेशा कुछ न कुछ खाना बच जाता है। इस समस्या को कम करने के लिए जहाज में आधुनिक वेस्ट प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। जैविक कचरे को विशेष हाई टेम्परेचर सिस्टम्स में प्रोसेस किया जाता है, जिससे उसका आकार बहुत कम हो जाता है और उसे सुरक्षित तरीके से आगे उपयोग या डिस्पोजल के लिए तैयार किया जाता है।
इसके साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सॉफ्टवेयर यह भी रिकॉर्ड करता है कि कौन से व्यंजन सबसे ज्यादा बच रहे हैं। इसके आधार पर शेफ अगले दिनों की तैयारी में बदलाव करते हैं, जिससे फूड वेस्ट पहले ही कम हो जाता है। अब तक हमने देखा कि जहाज ऊर्जा, पानी और भोजन का प्रबंधन कैसे करता है, लेकिन इतना विशाल जहाज समुद्र में मुड़ता कैसे है? अगर आपने कभी बड़े जहाजों को देखा हो तो शायद आपने सोचा होगा कि इन्हें मोड़ने के लिए पीछे कोई बहुत बड़ा रडर होता होगा, लेकिन आइकन ऑफ द सीज में कहानी कुछ अलग है। इसमें पारंपरिक रडर की जगह 3 विशाल एजीपोड प्रोपल्शन यूनिट्स लगाए गए हैं। हर एजीपोड के अंदर लगभग 20 मेगावाट क्षमता वाली इलेक्ट्रिक मोटर होती है जो सीधे प्रोपेलर को चलाती है। सबसे खास बात यह है कि ये पूरे 360 डिग्री तक घूम सकते हैं। इसका मतलब यह है कि जहाज केवल आगे या पीछे ही नहीं बल्कि जरूरत पड़ने पर लगभग साइडवेज भी मूव कर सकता है। इसी वजह से इतने बड़े जहाज को पोर्ट पर लाने और डॉक करने में कई बार टग बोट्स की भी जरूरत नहीं पड़ती। कैप्टन केवल जॉयस्टिक की मदद से एजीपोड्स का एंगल बदलता है और जहाज बेहद सटीक तरीके से अपनी जगह पर पहुंच जाता है। जहाज के अगले हिस्से में लगे कई शक्तिशाली बो थ्रस्टर्स तंग बंदरगाहों में इसकी दिशा नियंत्रित करने में अतिरिक्त मदद करते हैं। लेकिन इतनी आधुनिक टेक्नोलॉजी को नियंत्रित कौन करता है? जहाज की ब्रिज किसी साइंस फिक्शन फिल्म के कंट्रोल रूम जैसी दिखाई देती है। यहाँ लकड़ी का पारंपरिक स्टीयरिंग व्हील नहीं होता, बल्कि चारों तरफ बड़ी बड़ी डिजिटल स्क्रीन्स लगी होती हैं। रडार, जीपीएस, सैटेलाइट नेविगेशन, वेदर फोरकास्ट, ओशन करंट और ऑटोमेटिक नेविगेशन सिस्टम लगातार एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। कैप्टन और नेविगेशन टीम हर सेकंड जहाज की स्थिति पर नजर रखते हैं। ब्रिज के पीछे एक और ऐसा कमरा है जहां आम यात्रियों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित होता है। यही है जहाज का सिक्योरिटी कंट्रोल सेंटर। यहाँ 24 घंटे अधिकारी हजारों फायर सेंसर्स, वाटर टाइट डोर्स, बैलिस्ट टैंक्स और पूरे जहाज में लगे सीसीटीवी कैमरास की निगरानी करते रहते हैं। अगर जहाज के किसी भी हिस्से में असामान्य गतिविधि होती है तो कुछ ही सेकंड में उसका अलर्ट कंट्रोल रूम तक पहुंच जाता है। लेकिन इस तैरते हुए शहर की सबसे दिलचस्प दुनिया अभी भी यात्रियों की नजरों से छिपी रहती है। जहाज के निचले 4 डेक पूरी तरह क्रू के लिए बने हैं। यहीं लगभग 2350 क्रू मेंबर्स रहते और काम करते हैं। इन डेक्स के बीच एक लंबा सर्विस कॉरिडोर बनाया गया है जिसे क्रू मजाक में I-95 कहता है। पूरे दिन इसी रास्ते से इलेक्ट्रिक कार्स दौड़ते रहते हैं। कहीं खाना पहुंचाया जा रहा होता है, कहीं इंजीनियर्स मशीनों की मरम्मत कर रहे होते हैं, तो कहीं हाउस कीपिंग स्टाफ अगले काम की ओर बढ़ रहा होता है। यहाँ हर मिनट किसी न किसी टीम की ड्यूटी चल रही होती है। कुछ लोग केवल इंजन्स की देखभाल करते हैं, कुछ केवल इलेक्ट्रिकल सिस्टम संभालते हैं, कुछ वाटर ट्रीटमेंट पर काम करते हैं, कुछ केवल सेफ्टी ड्रिल्स की जिम्मेदारी निभाते हैं, जबकि हजारों क्रू मेंबर्स का काम सिर्फ यात्रियों को बेहतरीन सर्विस देना होता है। दिलचस्प बात यह है कि इस जहाज पर 60 से अधिक देशों के लोग एक साथ काम करते हैं। अलग अलग भाषाएं, अलग अलग संस्कृतियां और अलग अलग परंपराएं होने के बावजूद पूरा क्रू एक ही लक्ष्य के साथ काम करता है, जहाज को बिना रुके और बिना किसी परेशानी के चलाना। लंबे समय तक समुद्र में रहने वाले क्रू के लिए जहाज के अंदर अलग रेस्टोरेंट, जिम, रिक्रिएशन रूम, लॉन्ड्री, हेयर सैलून और एंटरटेनमेंट एरिया भी बनाए गए हैं ताकि वे महीनों तक समुद्र में रहते हुए भी सामान्य जीवन जी सकें। हर सप्ताह सेफ्टी ड्रिल कराई जाती है ताकि किसी भी इमरजेंसी की स्थिति में पूरा क्रू बिना घबराहट के अपनी अपनी जिम्मेदारी निभा सके। यात्रियों को ऊपर केवल शानदार हॉलिडे दिखाई देती है, लेकिन उस हॉलिडे के पीछे हजारों लोगों की लगातार मेहनत, सटीक प्लानिंग और आधुनिक इंजीनियरिंग काम करती रहती है। करीब $2 अरब की लागत से बना आइकन ऑफ द सीज आज दुनिया के सबसे महंगे क्रूज शिप्स में गिना जाता है। हालांकि इसकी कमाई केवल टिकट बेचने से नहीं होती। कैसीनो, प्रीमियम रेस्टोरेंट्स, बेवरेज पैकेजेस, शॉपिंग, स्पा, एंटरटेनमेंट शोज और पेड एक्सकर्शंस जैसी सेवाएं कंपनी के लिए अरबों डॉलर का अतिरिक्त रेवेन्यू पैदा करती हैं। यानी यह जहाज केवल एक ट्रांसपोर्ट व्हीकल नहीं, बल्कि समुद्र के बीच चलता फिरता लग्जरी बिजनेस इकोसिस्टम है। आखिर में अगर पूरे आइकन ऑफ द सीज को एक वाक्य में समझना हो तो इसे सिर्फ दुनिया का सबसे बड़ा क्रूज शिप कहना पर्याप्त नहीं होगा। यह आधुनिक इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन, एनर्जी मैनेजमेंट, वाटर टेक्नोलॉजी, वेस्ट रिसाइकलिंग और ह्यूमन कोऑर्डिनेशन का ऐसा अद्भुत उदाहरण है जिसने समुद्र के बीच एक पूरी आत्मनिर्भर सिटी बसा दी है। ऊपर मौजूद स्विमिंग पूल्स, थिएटर और लग्जरी स्वीट्स यात्रियों को दिखाई देते हैं, लेकिन असली चमत्कार उन डेक्स के नीचे चलता है जहां हजारों लोग और सैकड़ों मशीनें हर सेकंड मिलकर इस तैरते हुए शहर को जीवित रखती हैं।
शायद यही कारण है कि आइकन ऑफ द सीज सिर्फ एक जहाज नहीं, बल्कि यह इस बात का प्रमाण है कि जब इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी और इंसानी सोच एक साथ काम करती हैं, तो समुद्र के बीच भी एक पूरी दुनिया बसाई जा सकती है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।